इधर लोबो और जगत प्रसाद अपने आने वाले प्लान को कैसे सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करें इस पर बात कर रहे थे। उधर नींद न आने से परेशान रिया अपने कमरे में टहल रही थी। वो उठी और अपने बंगले के चौथे फ्लोर पर बने अपने कमरे में लगे पर्दे को हटाकर शहर की तरफ देखने लगी। शहर जैसा ही सन्नाटा उसके दिमाग में भी छाया हुआ था, लेकिन उसके दिल में सारी दुनिया का शोर व्याप्त था। शहर की तरफ देखते हुए उसकी नजर बंगले के गार्डन की तरफ चली गई, जहां शायद कोई घूम रहा था। ज्यादातर लाइट्स बंद थीं, इसलिए घूमने वाले का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पहले तो सोचा कि बंगले के सुरक्षा गार्ड को फोन करके देखने को बोले, लेकिन फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो खुद अपने कमरे से निकलकर नीचे की ओर चल पड़ी। गार्डन में जाने के लिए उसे उसी इमरजेंसी रूम से गुजरना था जहां पर लोबो और जगत प्रसाद आपस में बातें कर रहे थे। इस बात से अनजान लोबो और जगत प्रसाद अपनी बातचीत में व्यस्त थे और रिया के कदम धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। थोड़ी देर बाद रिया इमरजेंसी रूम के पास आकर ठिठक गई। उसे पता नहीं क्या महसूस हो रहा था, लेकिन फिर वो आगे बढ़कर नीचे की ओर चली गई। उसके जाने के बाद कमरे के अंदर लोबो और जगत प्रसाद ने राहत की सांस ली। दरअसल अपनी बातचीत खत्म करने के बाद जब लोबो नर्स को बाहर से अंदर बुलाने के लिए दरवाजे से बाहर निकला तो उसे सामने से रिया आती हुई दिखाई दी। कॉरिडोर में रोशनी कम थी और उनके बीच में एक पिलर का आड़ था, इसलिए रिया की नजर लोबो पर नहीं पड़ी और वो दरवाजा बंद करके झट से अंदर आ गया और जगत प्रसाद को ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाने लगा। उन दोनों को लगा कि शायद अब पकड़े गए। अगर रिया ने दरवाजा खटखटा दिया और उन्होंने समय पर दरवाजा नहीं खोला तो वो लोग उस पर शक करेंगे, और खोल दिया तब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, बल्कि यकीन ही हो जाएगा। लेकिन रिया ठिठकने के बाद जब चली गई तो उनकी जान में जान आई। रिया के जाने के बाद तुरंत लोबो के दिमाग में एक बात गूंजी और उसने हड़बड़ाते हुए जगत प्रसाद से कहा, सर, रिया बेबी इतनी रात गए नीचे क्यों जा रही हैं? ये सुनकर मास्क लगाकर लेटे हुए जगत प्रसाद के माथे पर भी शिकन फैल गई और वो घबराई हुई आवाज में लोबो से बोले, कहीं उसने नर्स को बाहर तो नहीं देख लिया? जगत प्रसाद की आवाज में छुपी घबराहट इस बात का सबूत दे रही थी कि अगर रिया ने नर्स से सख्ती से पूछताछ की और उसने सच बोल दिया तो उनकी पोल खुल जाएगी। वो इस बारे में कुछ विचार कर पाते तब तक रिया गार्डन में पहुंच चुकी थी और वहां नर्स को घूमते हुए देखकर कड़कती हुई आवाज में बोली, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया को वहां आया देख नर्स एकदम से सकपका गई और वो जब तक कुछ जवाब देती उससे पहले ही रिया को पीछे से लोबो की आवाज सुनाई दी, रिया बेबी आप यहाँ इतनी रात अकेले? लोबो उसकी ओर देखते हुए ऐसे अनजान बन रहा था कि जैसे उसे पता ही ना हो कि रिया यहाँ आ चुकी है, और फिर नर्स की ओर मुखातिब होते हुए बोला, चलो अंदर, मैंने उनके कपड़े बदल दिए हैं। लोबो का निर्देश पाते ही नर्स अंदर चली गई। रिया को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने लोबो से पूछा, मतलब? रिया के सवाल पर लोबो बातें बनाते हुए रिया से बोला, वो सर ने बिस्तर पर टॉयलेट कर दिया था, इसलिए मैंने ही कपड़े चेंज करने के लिए इसे बाहर भेज दिया था। रिया लोबो का जवाब सुनने के बाद कुछ बोली नहीं, बल्कि इमरजेंसी रूम की तरफ चल दी और वहां जाकर उसने देखा कि जगत प्रसाद मुंह में ऑक्सीजन का मास्क लगाए हुए वहीं पड़े एक नॉर्मल बेड पर लेटे हुए हैं और नर्स उनके बेड का चादर चेंज कर रही है। जो मशीनें उनके शरीर पर लगाई गई थी वो सब अभी निकली हुई थी। नर्स ने बेडशीट चेंज करने के बाद लोबो की मदद से उन्हें उठाकर बिस्तर पर लेटाया और फिर उनके कपड़े सही करने लगी, जो कि लोबो ने जल्दबाजी में उल्टे सीधे पहना दिए थे। रिया कुछ देर वहीं खड़ी देखती रही और फिर चली गई। उसके जाने पर लोबो और नर्स दोनों ने राहत की सांस ली और जगत प्रसाद ने भी अपनी आंखें खोली और वो कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन लोबो ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और खुद बाहर ये देखने चला गया कि रिया अभी गई है या नहीं। उसने बाहर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन रिया कहीं नहीं थी और वो घूमकर अंदर वापस आ गया। रिया अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसे सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी। उसे उसके दादू जगत प्रसाद कभी भी इतना अलग नहीं महसूस हुए जितना उसने डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट वाली रात से फील कर लिया था। करणवीर को उसके साथ देखने के बाद उसके दादा जगत प्रसाद का मन एकदम कड़वा हो गया था और वो इस कड़वेपन के बारे में पता लगाना चाहती थी कि आखिर करणवीर को देखने के बाद उसके दादू इतना नाराज क्यों हो गए थे कि उन्होंने उसके प्रति अपना व्यवहार इतना बदल लिया था। उधर लोबो कमरे में लौटा और जगत प्रसाद से बोला, रिया बेबी अपने कमरे में जा चुकी है, और फिर नर्स की ओर गुस्से से भरी निगाहों से देखते हुए बोला,
बाहर जाने को कहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम जाकर गार्डन में पिकनिक मनाने लगो। अगर आगे से कोई गलती हुई, याद रखना मुझे पता है तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है। लोबो के इस धमकी से वो नर्स डर के मारे एकदम सिकुड़ गई और सिर नीचे करके बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रही। उसको धमकाने के बाद लोबो फिर से जगत प्रसाद की ओर देखते हुए बोला, सर, रिया बेबी को हमारे ऊपर पूरा शक हो गया है। हमें इस शंका का समाधान जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो वो और ज्यादा खोजबीन कर सकती हैं। जगत प्रसाद लोबो की बातें सुनते हुए गंभीरता से सोचने लगे कि आखिर कैसे रिया का शक दूर किया जाए। उन्होंने लोबो के कान में कुछ कहा, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सुबह के 9 बज चुके थे। रिया तैयार होकर होटल मिडनाइट की ओर रवाना होने के लिए कमरे से बाहर निकल रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए वो इमरजेंसी रूम की तरफ आ गई। वहां जाकर देखा तो रात वाली नर्स जा चुकी थी और उसकी जगह पर कोई दूसरी नर्स आ चुकी थी। जगत प्रसाद के मुंह से मास्क हटा हुआ था और मशीनों पर उनके शरीर की रीडिंग नॉर्मल दिखाई दे रही थी। लोबो उसे वहां नहीं दिखाई दिया। वो दरवाजा बंद करके आगे बढ़ी तो देखा गार्डन में एक कुर्सी पर अमन बैठा हुआ है और उसके सामने एक कुर्सी पर बैठे शख्स से वो बातें कर रहा था। पेमा और लोबो दोनों वहीं खड़े मुस्कुराते हुए उस शख्स को देख रहे थे। रिया को वो आवाज जानी पहचानी लगी और उसके कदम तेजी से बढ़ते चले गए और जब वो उस शख्स के बगल में पहुंची तो उसका चेहरा खुशी से फूल गया। सिद्धार्थ, तुम यहाँ बिना बताए हुए कब आए? किसके साथ आए इतनी सुबह? उसने धड़ाधड़ एक साथ सिद्धार्थ के ऊपर सवालों की बरसात कर दी। उसके आने पर अमन और सिद्धार्थ दोनों खड़े हो चुके थे। रिया ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया और फिर उससे घर के बारे में, महेश और निर्मला के बारे में पूछने लगी। एक एक करके बताता हूँ मैडम, एक एक सवाल पूछो। सिद्धार्थ ने मासूमियत के साथ जब जवाब दिया तो रिया हल्का सा झेंप गई, लेकिन पेमा, अमन और लोबो तीनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई, जिसे रिया ने महसूस कर लिया था और उसने बात संभालते हुए कहा, ठीक है, एक एक करके बताओ। और फिर लोबो की ओर मुखातिब होते हुए बोली, लोबो, जाकर गोली से बोलो कि सिद्धार्थ के लिए नाश्ते का इंतजाम करे। इतनी सुबह ये खाना खाकर तो घर से नहीं निकला होगा, क्यों सिद्धार्थ? उसने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए पूछा तो उसने ना में सिर हिला दिया। लोबो वहां से गोली को नाश्ता लाने के लिए कहने चला गया और उसके जाते ही रिया ने सबसे पहले उसकी चोट के बारे में पूछते हुए कहा, तुम्हारी चोट कैसी है और तुम आराम करने के बजाय यहाँ कहाँ आ गए? उसकी आवाज में सिद्धार्थ के प्रति ख्याल भरी भावना झलक रही थी, जो कि अब शायद उसके बिजनेस से थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी। चोट मेरी लगभग सही हो चुकी है, खरोंच थी हल्की सी, जो कि जड़ी बूटियों का लेप लगाने से सही हो गई थी, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। लेकिन वो जब तक दूसरे सवाल का जवाब देता कि वो यहाँ किस लिए आया है, तब तक रिया ने अगला सवाल पूछ लिया, महेश अंकल और निर्मला आंटी कैसे हैं? दोनों ठीक है, सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए कहा। और कुछ फसलों की बुआई शुरू की कि नहीं अभी? रिया ने अगला सवाल दागा। जब तक सिद्धार्थ कुछ जवाब देता, गोली नाश्ता लेकर आ चुका था। ट्रे में रखा हुआ जूस और कुछ खाने के लिए रखे हुए सामान को उसने उनके बीच में पड़ी टेबल पर रख दिया और वहां से चला गया। रिया ने सिद्धार्थ को नाश्ता लेने का इशारा किया और पेमा से भी पूछा, आप भी कुछ खा लो? लेकिन उसने पेट पर हाथ रखकर इशारा करते हुए कहा कि उसने खा रखा है। नाश्ता करने के बाद सिद्धार्थ ने रिया से कहा, वो सब छोड़िए, आपने हमें जरा भी जानकारी नहीं दी कि आपके दादाजी की तबीयत खराब है। सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनकर अमन और रिया दोनों चौंक गए। रिया को लगा कि शायद अमन ने बताया होगा, तो उसने अमन की ओर देखते हुए कहा, आपने बताया है? तो अमन ने ना में सिर हिला दिया। रिया ने सिद्धार्थ से पूछा, आपको किसने बताया कि दादाजी की तबीयत खराब है? सिद्धार्थ इससे पहले कोई जवाब देता, उससे पहले ही रिया को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, लोबो ने। जानी पहचानी आवाज सुनकर रिया अपने बगल में मुड़ी तो देखा कि उसके दादू जगत प्रसाद माथुर शर्ट और लुंगी पहने हुए आ रहे हैं और लोबो उनके पीछे पीछे आ रहा है। उनके आने पर रिया, सिद्धार्थ और अमन तीनों उठकर खड़े हो गए और रिया ने उन्हें आगे बढ़कर संभालते हुए कहा, आप उठ क्यों आए दादाजी? आप अभी इतना ठीक नहीं हुए हैं कि बाहर आए। अभी डॉक्टर त्रिहन के यहाँ हमें चलना है। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, उन्होंने रिया से कहा और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोले, मुझे माफ कर दे, मैंने कल तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में लगभग आंसू आ चुके थे। रिया ने जब उनका भावुक चेहरा देखा तो वो भी थोड़ा सा भावुक हो गई, लेकिन अमन, पेमा, सिद्धार्थ और
लोबो को वहां खड़ा देखकर उसने अपने आप को संभाला और दादू से बोली, कोई बात नहीं दादू, अगर आपकी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। कहते हुए उसने जगत प्रसाद को बिठाया और फिर खुद भी उनके बगल में बैठ गई। उसने खुद बैठने के बाद अमन और सिद्धार्थ को भी बैठने का इशारा किया और फिर जगत प्रसाद की ओर मुखातिब होते हुए बोली, आप इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए दादू? रात में तो आप। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, जगत प्रसाद उसकी बात काटते हुए बोले, ये सब इस बच्चे का कमाल है। उनका इशारा सिद्धार्थ की तरफ था, जो वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसके पास हर मर्ज की दवा है। आखिर क्या था सिद्धार्थ के अचानक से वहां आने का राज? और क्या जगत प्रसाद माथुर छुपा लेंगे अपना झूठ? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।